नमस्कार, मैं अरिकेश वैराग हूं। दोस्तों, मेरे आधिकारिक चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। वह जगह जहां हम पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की सच में महत्वपूर्ण खबरों को आसान भाषा में समझाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप जिन्होंने चौथी श्रेणी के कर्मचारी के रूप में वर्षों तक कक्षाएं साफ की, दफ्तरों को संभाला और अचानक एक फैसले से यह भरोसा मिल जाए कि आप गरीबी में नहीं मरेंगे, या फिर आप जिन पर भविष्य निधि में लंबित जमा की देनदारियां बोझ बन गई थीं और अब सिर्फ 100 रुपये की एक संशोधन से आपको राहत मिलती है, या केरल की वे दादियां जो कल्याण पेंशन के लिए महीनों इंतजार करती थीं और अब बढ़ी हुई रकम सीधे दरवाजे पर पहुंचेगी, और उत्तर प्रदेश में 1,50,000 बुजुर्ग जिन्हें पता भी नहीं था कि वे पात्र हैं, अब केवल एक पारिवारिक आईडी के दम पर हर महीने 1,000 रुपये पा रहे हैं। देख रहे हैं ना, यही वे कहानियां हैं जो जिंदगियां बदल देती हैं। आज हम इन 4 खबरों को जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई से समझेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों में उम्मीदें जगा दी हैं। यह ऐलान सीधे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यालय से आया है और यकीन मानिए, यह कोई खोखला इशारा नहीं है, यह एक संरचनात्मक बदलाव है जो उन हजारों विनम्र कर्मचारियों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में जीवन लगा दिया, पर भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा था। बात हो रही है क्लास 4 कर्मचारियों की नई पेंशन सुविधा की, उन अनाम नायकों की जिनकी सेवाएं 15 मई 2003 के बाद नियमित हुईं। सादी भाषा में इसका मतलब क्या है? अब तक इनमें से कई जो दैनिक मजदूरी पर शुरू हुए थे, नियमित सेवा के साल कम पड़ जाने से ठीक ठाक पेंशन के योग्य नहीं बन पाते थे। सोचिए, 30 साल की निष्ठा, गलियारों की सफाई, बाग बगीचे संभालना, फाइलें संभालना और अंत में कुछ नहीं क्योंकि आधिकारिक 10 साल पूरे नहीं हुए। अन्याय नहीं तो क्या है? लेकिन सीएम सुक्खू ने कहा, बस अब और नहीं। पिछले शनिवार की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह घोषणा हुई और विवरण एकदम साफ है। नई नीति के तहत दैनिक मजदूरी पर किए गए हर 5 साल के काम के बदले 1 साल नियमित सेवा माना जाएगा। और यह भी सुनिए, जिनके पास 10 या उससे अधिक साल का दैनिक सेवा अनुभव है, उन्हें अधिकतम 2 अतिरिक्त साल नियमित सेवा के रूप में गिने जाएंगे। पूरा हिसाब किताब सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार होगा, जो इस क्षेत्र का स्वर्ण मानक है। प्रभाव बहुत बड़ा, यह सुनिश्चित करेगा कि चतुर्थ श्रेणी का कोई भी कर्मचारी केवल सीमित नियमित सेवा की वजह से पेंशन से वंचित न रह जाए। हिमाचल सरकार यही नहीं रुक रही, वह उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में लौटने का विकल्प भी दे रही है। वह प्रतिष्ठित व्यवस्था जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देती है, बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती। जैसा कि खुद सीएम सुक्खू ने कहा, 10 या उससे अधिक वर्षों की दैनिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम 2 वर्ष का नियमित सेवा लाभ गिना जाएगा। और उन्होंने दृढ़ता से जोड़ा, यह सुनिश्चित करेगा कि चतुर्थ श्रेणी का कोई भी कर्मचारी केवल सीमित नियमित सेवा के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से वंचित न रहे। यह कदम इतना क्रांतिकारी क्यों है? क्योंकि यह उस खाई को पाटता है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के कम आय वाले कई पीढ़ियों के कर्मचारियों को हाशिए पर धकेला हुआ था। हिमाचल में जहां महंगाई के साथ जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ती है, इन क्लास 4 कर्मचारियों जैसे सहायक शिक्षक, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी का वेतन भले साधारण हो, राज्य में उनकी भूमिका अमूल्य है। पेंशन न होने पर बहुत से लोग अंत में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर उन बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं जो खुद किसी तरह गुजर बसर कर रहे होते हैं। शुरुआती आकलन बताते हैं कि इससे उनके एक बड़े वर्ग, संभवतः हजारों लोगों को लाभ मिलेगा जो पहले सेवानिवृत्ति को एक अंधेरी खाई की तरह देखते थे। हिमाचल के कार्मिक विभाग की हमारी सूत्रों से बात हुई, उनका कहना है कि लागू करना तेजी से होगा, हालांकि अभी कोई सटीक तारीख तय नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिख रही है और इन संवेदनशील समूहों के लिए ओपीएस की बहाली इसका सहारा है। लेकिन हमेशा की तरह सिक्के के दोनों पहलू देखना जरूरी है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे राज्य के बजट पर दबाव पड़ सकता है, खासकर जब चुनाव नजदीक हो। क्या यह जनलुभावन कदम है? मुझे नहीं लगता दोस्तों, ये टली हुई न्याय है जो अब मिल रही है। हिमाचल प्रदेश कामगार सभा जैसे यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, इसे वास्तविक समानता की दिशा में एक कदम कहा है। पेंशन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे सीसीएस नियमों के साथ संरेखित करने से राष्ट्रीय ढांचा मजबूत होता है और भविष्य में अदालतों में होने वाले मुकदमों से बचाव होता है।
प्रभावित कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि कुल सेवा वर्षों पर निर्भर करते हुए लगभग 10,000 से 20,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। साथ में परिवार के लिए सुरक्षा भी, अगर कुछ अनहोनी हो जाए। संक्षेप में, सीएम सुक्खू की यह घोषणा सिर्फ एक खबर नहीं है, यह सिस्टम द्वारा भुला दिए गए लोगों के लिए गरिमा की ओर एक पुल है। जुड़े रहिए, लागू करने की प्रक्रिया पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको सबसे पहले यहीं बताएंगे। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर पहली खबर राज्य के पेंशन भोगियों के लिए मरहम थी, तो दूसरी खबर निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए जीवन रक्षक है जो बकाया जमा की जाल में फंसे थे। ये सीधे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय से आई है और यह कोई छोटी बात नहीं है। ये कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना 1976 की दूसरी संशोधन अधिसूचना है। अधिसूचना संख्या GSR 792E है, दिनांक 27 अक्टूबर 2025 और यह आज 1 नवंबर से प्रभावी है। तकनीकी लगता है ना? इसे सड़क की भाषा में समझिए। यह संशोधन बीमा और भविष्य निधि में विलंबित भुगतान पर लगने वाले जुर्माने को बड़े पैमाने पर घटाता है, ताकि करोड़ों कर्मचारी सिर्फ 100 रुपए देकर अपना दर्जा नियमित कर सकें। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, हजारों रुपए तक पहुंचने वाला बकाया अध्याय अब 100 रुपए में बंद हो सकता है। ठीक क्या बदल रहा है? मूल योजना में नया पैरा 28B जोड़ा गया है, जो उन कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान देता है जिनकी सदस्यता 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 82B के तहत एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन 2025 के हिस्से के रूप में घोषित की गई है। सरल शब्दों में, 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2025 तक की देर से जमा की गई रकम पर पहले जहां चरणबद्ध भारी जुर्माने लगते थे, अब एक रियायती दर लागू है, एक मुश्त 100 रुपए का भुगतान। और सबसे अच्छी बात, भविष्य निधि जमा से जुड़ी बीमा योजना या 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना, इन तीनों में से किसी एक में 100 रुपए का यह भुगतान कर देने से सभी में अनुपालन माना जाएगा। इसे 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक की अस्थायी माफी समझिए, जिसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को फिर से दायरे में लाना है जो नियोक्ताओं की लापरवाही या प्रशासनिक गलतियों के कारण बाहर रह गए थे। पात्रता बिल्कुल साफ है, यह उन्हीं पर लागू होती है जिनकी सदस्यता 2025 की अभियान के तहत नियमित की जा रही है और जो उस 8 साल की लंबी अवधि के बकाया जमा पर डिफॉल्ट में थे। प्रभाव बहुत बड़ा है। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा असंगठित या अर्ध संगठित कर्मचारी फैक्ट्रियों, दुकानों और स्टार्टअप्स में काम करने वाले जो धन की कमी या जानकारी के अभाव में अंशदान नहीं कर रहे थे, अब बिना भारी जुर्मानों के बोझ के नामांकन कर सकते हैं। इससे न केवल उनका डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस सुरक्षित होता है, जो मृत्यु की स्थिति में परिवार को 6 लाख रुपए तक देता है, बल्कि यह सीधे EPS के तहत उनकी भविष्य की पेंशन से भी जुड़ जाता है। EPFO के सूत्रों का कहना है कि इस संशोधन से 50 से 70 लाख नए सक्रिय सदस्य जुड़ सकते हैं, जिससे भारत की सामाजिक सुरक्षा का स्तंभ मजबूत होगा। आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर वाली यह अधिसूचना वस्तुतः स्वीकार करती है कि पिछली व्यवस्था दंडात्मक थी, समावेशी नहीं। अब क्यों? 2025 का एनरोलमेंट कैंपेन ही इंजन है। सरकार चाहती है कि महंगाई और आबादी के बूढ़े होने से पहले कवरेज सार्वभौमिक हो जाए। जिन वित्तीय विशेषज्ञों से हमारी बात हुई, वे सराहना करते हैं, कहते हैं यह व्यावहारिक है, छोटे नियोक्ताओं को तोड़े बिना कंप्लायंस के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ध्यान रहे, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कुछ यूनियनें चेतावनी देती हैं कि 100 रुपये वर्षों की गैर अंशदान से हुए वास्तविक नुकसान की भरपाई नहीं करते और वे अप्रैल 2026 के बाद भी इस खिड़की को बढ़ाने की मांग कर रही है। कुछ को डर है कि नियोक्ता इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जानबूझकर भुगतान टाल सकते हैं। फिर भी औसत कर्मचारी के लिए इसका मतलब है फायदों तक तुरंत पहुंच, एक बीमा जो परिवार की रक्षा करता है, ऐसी जमा जो रिटायरमेंट पर कम से कम 1000 से 3000 रुपए मासिक पेंशन बनाने में जुड़ती जाती है, और मन की शांति। सार यह है कि यह संशोधन एक जाल को अवसर में बदल देता है। अगर आप या आपका कोई अपना इस स्थिति में है तो अभी कदम उठाइए, यह खिड़की अप्रैल में बंद हो जाएगी। अगला पड़ाव केरल और वहां की संशोधित पेंशनें। अब दोस्तों चलें दक्षिण के जीवंत राज्य केरल में, जहां वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने 62 लाख लाभार्थियों का दिल तेज धड़काने वाली घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की संशोधित पेंशन 20 नवंबर से जारी की जाएंगी। ये 1 नवंबर से प्रभावी हैं और इनमें राज्य सरकार द्वारा वादा की गई कल्याण योजनाएं शामिल हैं,
जिनके अमल के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं। पृष्ठभूमि यह है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 की कल्याण पेंशन की 5 किस्तें लंबित थीं। सरकार ने वृद्धि के लिए 1042 करोड़ रुपए और बकाया के लिए 824 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि सब कुछ निपटाया जा सके, जैसा कि सीएम पिनाराई विजयन ने विधानसभा में नियम 300 के तहत वादा किया था। कुल मिलाकर इसके लिए 1864 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तंग बजट के समय में यह बहुत बड़ा वचन है। कौन कौन सी पेंशन प्रभावित है? सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिनमें कल्याण संबंधी पेंशन भी शामिल है। ये 62 लाख लोगों को कवर करती है। इनमें 32 लाख महिलाएं सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हैं और 5 लाख युवा छात्रवृत्तियों से जुड़े हैं। बढ़ोतरी यह है कि नवंबर में हर लाभार्थी को 3600 रुपये मिलेंगे, जिसमें संशोधित मासिक राशि के साथ 1600 रुपये की एक लंबित किस्त भी शामिल है। इसके अलावा महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का तत्काल भुगतान शुरू किया जा रहा है। योजनाएं इस तरह बनी हैं कि एक परिवार को संयुक्त रूप से अधिकतम 7000 रुपए तक का लाभ मिल सके। वितरण 20 नवंबर से शुरू होगा, सीधे बैंक खातों में जाएगा ताकि कोई भी पीछे न छूटे। अंत में दोस्तों, लौटते हैं उत्तर की ओर। उत्तर प्रदेश के व्यापक मैदानों में, जहां सामाजिक कल्याण विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन योजना में 1,50,000 से अधिक नए लाभार्थियों को जोड़ा है। नवाचार कार्यक्रम फैमिली आईडी का उपयोग करके विभाग ने ऐसे बुजुर्गों की पहचान कर उनकी नामांकन किया जो अपनी पात्रता से अनजान थे। इससे 2025 से 26 की पहली तिमाही में लाभार्थियों की कुल संख्या 61 लाख से ऊपर पहुंच गई है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 50,660 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए से कम है, प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाते हैं। भुगतान तिमाही आधार पर सीधे बैंक खाते में किया जाता है। यह तकनीक को सामाजिक न्याय की सेवा में लगाने का सटीक उदाहरण है। फैमिली आईडी की भूमिका निर्णायक है। यह परिवारों के सटीक डेटा देता है, जिससे विभाग मौजूदा पेंशन सूचियों से मिलान कर पाता है। ऐसे पात्र लोगों को चिन्हित करता है जो अब तक नामांकित नहीं थे और दिवंगत या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाता है। प्रक्रिया यह है कि विभाग डेटा जिला अधिकारियों के साथ साझा करता है। वहां से यह ब्लॉक और तहसील स्तर तक जाता है। टीमें घर घर जाकर सत्यापन करती हैं, सहमति लेती हैं और नाम जोड़ती हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर 6 महीने में भौतिक जांचें होती हैं। इसी व्यवस्था से न केवल 1.5 लाख नए नाम जुड़े हैं, बल्कि 2025 से 26 में जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत 67.5 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा गया है। लाभ बिल्कुल ठोस है। प्रति माह 1,000 रुपये यानी तिमाही में 4,000 रुपये, ताकि बुनियादी जरूरतें पूरी हों और परिवारों पर बोझ कम हो। लखनऊ की एक विधवा हो या यूपी के किसी गांव का किसान, उनके लिए यह आत्मनिर्भरता का मतलब है। आगे की योजना यह है कि जांचें ग्राम पंचायत स्तर पर सरल की जाए और समय के साथ डेटाबेस के आधार पर स्वचालित भुगतान शुरू हो, जिससे परिवार आय के रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए जल्द 60 वर्ष पूरे करने वालों की पहले से पहचान हो सके। फोन कॉल के जरिए सत्यापन होगा। शारीरिक उपस्थिति या एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि फैमिली आईडी ने 2 से 3 लाख फर्जी प्रविष्टियां हटाई हैं, जिससे करोड़ों की बचत हुई है और संसाधन वास्तविक जरूरतमंदों पर केंद्रित हुए हैं। यह परिवर्तनकारी क्यों है? बेहद बड़ी आबादी वाले यूपी में कवरेज बिखरा हुआ रहा है। यह मॉडल उसे समावेशी और कुशल बनाता है। यूनियन और एनजीओ इसे सराह रहे हैं, कहते हैं यह अन्य राज्यों के लिए आदर्श है। आलोचक ग्रामीण डेटा में संभावित गलतियों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन परतदार जांचें उस जोखिम को कम करती हैं। सार यह है कि यह योजना निष्क्रिय से सक्रिय बन गई है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बुजुर्ग पीछे न छूटे। 61 लाख लोग पहले से लाभ ले रहे हैं, तो प्रभाव सीधे राहत के रूप में हजारों करोड़ का है। दोस्तों, हमने इन 4 खबरों को पूरे विस्तार से कवर किया है। हिमाचल का मरहम, राष्ट्रीय बीमा में राहत, केरल का उदार प्रवाह और यूपी का तकनीकी विस्तार। इनमें से हर एक ईंट है एक अधिक न्यायपूर्ण भारत की दीवार में। आपका क्या विचार है? नीचे टिप्पणी करें और अधिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका भविष्य ऐसी जानकारी से शुरू होता है। मैं अरिकेश वेराक हूं। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।